नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में आपका। आज की क्लास कक्षा 10 विज्ञान हिंदी वर्ग के लिए जो एक नया अध्याय हमने शुरू किया था आनुवंशिकी पिछली क्लास में, उसी में हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आनुवंशिकी से संबंधित कुछ सामान्य बातें जो हैं, जैसे आनुवंशिकी क्या होती है, उससे संबंधित विभिन्न परिभाषाएं जैसे वंशागति, आनुवंशिक लक्षण, विभिन्नताएं, उनके बारे में पढ़ लिया था। फिर इस पाठ में हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे मेंडलीय आनुवंशिकी यानी मेंडलवाद के बारे में, यानी मेंडल के जो आनुवंशिकी से या वंशागति से संबंधित नियम जो हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसलिए मेंडल का सामान्य जीवन परिचय, मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए उसके आधार पर जो अपने नियम प्रतिपादित किए, यानी वो आनुवंशिकी से संबंधित चीज़ों को समझाने में सफल रहे, उनकी सफलता का कारण, सफलता के कारणों में से एक जो कारण था वो था मटर के पादप का चयन। वो क्यों किया उन्होंने ये, और मटर के पादप में किन किन लक्षणों के बारे में उन्होंने प्रयोग किए, या कौन से लक्षणों को उन्होंने ध्यान में रखा, कौन से लक्षणों का चयन किया, वो 7 लक्षण वगैरह जो हैं उनके बारे में पढ़ा। और फिर लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक या छोटी सी लाइन के रूप में पढ़ा था मेंडल के नियमों की पुनर्खोज। तो उनके संदर्भ में कुछ सामान्य बातें जो हैं वो हमने पढ़ ली थी। इसके बाद में हम मेंडल के नियमों के बारे में पढ़ेंगे जो संकरण के प्रयोगों पर आधारित हैं। लेकिन हमें उन प्रयोगों को पढ़ें या उन नियमों को यदि हम पढ़ें तो उससे पहले आनुवंशिकी में कुछ विशेष प्रकार के शब्द जो हैं वो प्रयुक्त किए जाते हैं, या कुछ विशेष शब्दावली जो है वो प्रयुक्त की जाती है, जिसमें शब्दों का एक विशेष अर्थ निकलता है। उन शब्दों का अर्थ क्या होता है, उन शब्दों की परिभाषा क्या होती है, उसे समझना जरूरी है ताकि हम आगे मेंडल के नियमों वगैरह को समझ सकें सही तरीके से। तो उसके लिए उन शब्दों को समझना जरूरी है। तो हम पहले यहाँ पर आनुवंशिक शब्दावली जो है उसकी बात करेंगे। इसमें सबसे पहली जो परिभाषा है या शब्द है वो आता है जीन या कारक। जीन या कारक जो है वो हम किसे कहते हैं, कोई भी एक आनुवंशिक लक्षण जो है, आनुवंशिक लक्षण वो लक्षण होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है या जनकों से संतति में जाता है। अब उस आनुवंशिक लक्षणों को जनकों से संतति में पहुंचाने की जो घटना है वो कहलाती है वंशागति। और इस वंशागति के लिए जो कारक उत्तरदायी होता है वो कारक जो है वो क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। यानी यूं कह सकते हैं कि जनकों में पाई जाने वाली वो चीज जो जनक के एक विशेष लक्षण को एक अगली पीढ़ी में लेकर जाती है वो उसका जीन होता है। यानी किसी एक विशिष्ट लक्षण की वंशागति के लिए उत्तरदायी इकाई को हम जीन कहते हैं, जो एक विशेष लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करती है, उसे जीन कहा जाता है। हालांकि ये जीन शब्द जो है वो एक नया शब्द है, 1905 में जॉनसन के द्वारा ये शब्द प्रतिपादित किया गया था, जीन शब्द। उससे पहले मेंडल जो है उनकी मृत्यु भी हो चुकी थी, मेंडल ने अपने जो नियम वगैरह हैं वो प्रतिपादित कर दिए थे, लेकिन मेंडल ने जीन शब्द का यूज नहीं किया था। आज प्रचलित शब्द जो है वो जीन ही है, लेकिन मेंडल ने इस शब्द का उपयोग नहीं किया था। इस शब्द मेंडल ने जिस शब्द को काम में लिया था जीन के स्थान पर वो था कारक। तो यहाँ पर यदि हम इस पाठ में आगे पढ़ेंगे तो उसमें कई जगह नाम हम बोल देते हैं या लिखा हुआ मिल जाता है नोट्स वगैरह में, जीन या फिर कारक। तो मेंडल ने जिनको कारक कहा था वही जीन है, तो जीन को ही मेंडल ने कारक कहा था। तो जीन और कारक एक ही बात है, इसको ध्यान में रखें। जीन अब वर्तमान में काम में लिया जाने वाला शब्द है, मेंडल ने इसके स्थान पर कारक शब्द जो है वो यूज किया था, क्योंकि जीन की उस समय तक उतनी जानकारी नहीं थी, विज्ञान का उतना ज़्यादा विकास हुआ नहीं था जिसके आधार पर जीन वगैरह शब्द जैसे काम में लिए जा सके। तो जीन या कारक जो है वो किसे कहेंगे, तो परिभाषा जो है वो ध्यान में रख लें। सीधा सा है, जीन जो है वो हो गया वह कारक जो एक विशेष आनुवंशिक लक्षण का नियंत्रण और उसकी वंशागति का कार्य करता है, वह जीने कहलाता है। उसके बाद में दूसरी जो स्थिति है वो हम पढ़ते हैं आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण का मतलब हमने ये पहले ही पढ़ लिया था, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति दर्शाते हैं, या वे लक्षण जो जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में गमन करते हैं, स्थानांतरित होते हैं, उनको आनुवंशिक लक्षण कहेंगे। जैसे मनुष्य की त्वचा का रंग, मनुष्य का रक्त समूह है, या फिर
मेंडल ने मटर के पादप का चयन किया था, उसमें 7 लक्षण जो थे, पादप की लंबाई का लक्षण है, फूल के रंग का लक्षण, पुष्प की स्थिति का लक्षण, वो सारे जो हैं वो आनुवंशिक लक्षण हैं। तो ये कोई ज़्यादा विशेष परिभाषा नहीं है। इसके बाद में एक और शब्द जो है वो इसमें काम में लिया जाता है, वो है विपर्यासी लक्षण या विपर्यासी रूप। हर लक्षण के अलग अलग विपर्यासी रूप होते हैं जो आपस में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। अब इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखें, समझने के लिए एग्जाम वगैरह के लिहाज से कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। जैसे एक उदाहरण से देखें तो ज़्यादा क्लियर होगा ये। एक आनुवंशिक लक्षण जो है उसकी हम बात करें, एक आनुवंशिक लक्षण जो था वो था पादप की लंबाई का। तो पादप की लंबाई आनुवंशिक लक्षण ये है। अब इसके वंशागति का मेंडल जो है वो अध्ययन कर रहे थे, तो पादप की लंबाई के आधार पर उन्होंने पाया कि मेंडल ने पाया कि मटर के पादप में इस लक्षण के अलग अलग रूप मिलते हैं। और उन्होंने जितने भी आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन किया था उनके 2 रूप उनके ध्यान में आए थे जिनको उन्होंने विपर्यासी रूप या विपर्यासी लक्षण कहा था। और वो 2 रूप क्या थे? लंबाई के आधार पर देखें तो मटर के कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके तने की लंबाई ज़्यादा बढ़ जाती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी लंबाई कम बढ़ती है। ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं तो वो रूप कहलाता है लंबा, और कम बढ़े हुए हैं तो वो रूप कहलाता है बोना। यानी इस एक लक्षण के 2 या 2 से अधिक रूप हैं। तो एक लक्षण के 2 रूप जो होते हैं जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विपर्यासी रूप या विपर्यासी लक्षण कहलाते हैं। तो पादप की लंबाई, लक्षण नहीं, पादप की लंबाई ये जो है वो तो एक लक्षण है, और लंबा और बोना इसके ये 2 रूप हैं। इन्हीं को हम विपर्यासी लक्षण जो हैं वो भी कहेंगे। तो पादप की लंबाई का जो आनुवंशिक लक्षण है उसके 2 विपर्यासी लक्षण मिलते हैं, एक लंबेपन का लक्षण, एक बोनेपन का लक्षण। इसी तरह से पुष्प के रंग के आधार पर देखें तो पुष्प का रंग ये एक लक्षण हो गया जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करता है। इसके 2 अलग अलग रूप हैं। पुष्प का रंग बैंगनी है तो वो एक अलग रूप है, सफ़ेद है तो वो एक अलग रूप है। बीज का रंग पीला, हरा, या फिर बीज की आकृति गोल, झुर्रीदार, ये एक ही लक्षण के क्या है? 2 अलग अलग रूप। इन्हीं को हम विपर्यासी रूप कहेंगे। अब इसके बाद में एक और चीज जो है वो उसके संदर्भ में देखते हैं। ये चारों परिभाषाएं एक दूसरे से संबंधित या जुड़ी हुई हैं। एक आनुवंशिक लक्षण जो है उसकी वंशागति के लिए उत्तरदायी जो कारक है वो क्या है? जीन। अब एक आनुवंशिक लक्षण के क्या हैं? 2 अलग अलग रूप। एक लक्षण के 2 रूप जो भिन्न हों उन्हें हम विपर्यासी रूप कहते हैं। अब लक्षण तो ये एक ही हुआ, पादप की लंबाई। इस लक्षण का निर्धारण कौन करेगा? लंबाई का नियंत्रण करने वाला जीन। लेकिन जब इस लक्षण के 2 अलग अलग रूप हैं तो इसका मतलब इसका निर्धारण करने वाली जो जीन है उसके भी तो 2 रूप होंगे। इसके आधार पर ही तो इसके 2 रूप जो हैं वो बताएंगे। तो इस आधार पर देखें तो एक परिभाषा इसके संदर्भ में आती है, वो है एलील। ये अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में इसके लिए हम उस शब्द काम में लेते हैं, किताब में दिया हुआ मिलता है, युग्म विकल्पी। अब ये युग्म विकल्पी जो है वो किसे कहेंगे उस चीज को देखें। मेंडल के अनुसार हर आनुवंशिक लक्षण के 2 विपर्यासी रूप होते हैं, ठीक है। अब इनके अनुसार यदि किसी एक आनुवंशिक लक्षण के 2 विपर्यासी रूप हैं तो इसका मतलब उस लक्षण का निर्धारण करने वाला जो कारक या जीन है उसके भी 2 रूप मिलेंगे। और किसी एक आनुवंशिक लक्षण का निर्धारण करने वाले जीन के जो अलग अलग रूप होते हैं वही क्या है? एलील या फिर युग्म विकल्पी कहलाते हैं। तो जीन के भिन्न रूप, जीन के 2 भिन्न भिन्न रूप जो है वो क्या कहलाते हैं? उसके युग्म विकल्पी कहलाते हैं। एक लक्षण के, किसी भी एक लक्षण के 2 अलग अलग विकल्प हैं। लंबा भी है तो भी है तो पादप की लंबाई, बोना है तो भी क्या है तो पादप की लंबाई। बोनेपन का लक्षण उसमें लंबाई कम रह जाती है, लंबेपन का लक्षण उसमें लंबाई बढ़ जाती है। तो इस तरह से एक लक्षण के यदि 2 रूप हैं तो इसका मतलब उस जीन के जो उस लक्षण का निर्धारण करती है उस जीन के भी 2 रूप होंगे। तो एक आनुवंशिक लक्षण के 2 रूप हैं तो वो तो विपर्यासी रूप हैं, और उस लक्षण का निर्धारण करने वाली जीन के 2 रूप हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी कहते हैं। ये हमेशा युग्म के रूप में पाए जाते हैं, इनके विकल्प मिलते हैं। एक लक्षण के 2 रूप हैं तो एक जीन के भी 2 रूप होंगे। 2 रूप हैं तो इसका मतलब 2 का मतलब हो गया युग्म।
दो जीनों का एक जोड़ा पाया जाता है जीव में, दो अलग अलग जीन का, और वो उनमें से कोई सा भी एक जीन या एक एलील जो है वो अगली पीढ़ी में जा सकता है, इसलिए उनको युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे पादप की लंबाई का लक्षण का निर्धारण करने वाला जो जीन है वो मान ले क्या है, टी, तो उसमें लंबेपन का निर्धारण करने वाला जो लक्षण है उसको हम कह देंगे कैपिटल टी, बोनेपन का निर्धारण करने वाला जो लक्षण है उसको हम कह देंगे स्मॉल टी। तो टी जो है वो तो है जीन, और इसके दो रूप कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये है युग्म विकल्पी या एलील, और पादप की लंबाई ये है लक्षण, उसमें लंबापन और बोनापन ये है उसके विपर्यासी रूप। तो इस आधार पर देखें तो युग्म विकल्पी हम किसे कहेंगे, किसी भी आनुवंशिक लक्षण का निर्धारण करने वाला जो जीन है उसके सदैव दो या दो से अधिक रूप पाए जाते हैं। मेंडल ने तो बताया दो ही मिलते हैं, आगे के अध्ययनों से पता चला कि दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन दो मानकर चले। तो मेंडल के अनुसार किसी भी आनुवंशिक लक्षण का निर्धारण करने वाली जीन है उसके दो अलग अलग रूप पाए जाते हैं जिनको हम युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, इस तरह से ये एलील या युग्म विकल्पी है। इसके बाद में आगे एक और स्थिति जो है उसको हम देखें, या एक और शब्द जो इसके लिए काम में आता है उसकी हम बात करते हैं, वो शब्द है समयुग्मजी और विषम युग्मजी। तो पहले समयुग्मजी को देखते हैं। अब समयुग्मजी और विषम युग्मजी शब्द जो हैं इनको हम पढ़ें तो उससे पहले कुछ सामान्य बातें जो है वो थोड़ी सी ध्यान में रखनी जरूरी है। कोई भी आनुवंशिक लक्षण जो होता है उसका निर्धारण करने वाली जीन जो है, उस जीन का कोई सा भी रूप हो चाहिए, उस जीन के जो एलील होते हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये इसके एलील है, ये एलील हमेशा एक युग्म में पाए जाते हैं, एक जोड़े में मिलते हैं। यानी टी जो है चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, कभी भी किसी भी जीव में अकेला नहीं मिलता, एक जोड़े में मिलता है। अब इस आधार पर देखें तो इसके दो एलील हो गए, लंबाईपन के, लंबाई का जो लक्षण है उसके दो एलील हो गए, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो अब इसके युग्म यदि हम बढ़ाएं तो कितने प्रकार के युग्म बन सकते हैं। टी के साथ में एक टी और लाना है तो हो सकता है कैपिटल टी के साथ में दूसरा कैपिटल टी आ जाए, हो सकता है स्मॉल टी है उसके साथ में दूसरा जो टी हो वो भी कौन सा हो, स्मॉल टी हो, या हो सकता है एक कैपिटल टी हो और एक स्मॉल टी हो। यदि हम ये बनाएं तो वो तो एक ही बात हो गई। यानी जोड़े जो हों तीन प्रकार के बनते हैं। एक ऐसा जोड़ा जिसमें दोनों कैपिटल टी हो, लंबेपन वाली जीन हो, एक ऐसा जोड़ा जिसमें दोनों स्मॉल टी यानी बोनेपन वाली जीन हो, और एक ऐसा जोड़ा जिसमें एक लंबेपन का एक बोनेपन का। चाहिए पहले लिख दें, चाहिए पहले लिख दें, बात तो एक है। तो इस तरह से देखें तो तीन युग्म बनते हैं। अब एलील के ये जो युग्म होते हैं उनमें मिलने वाले एलील किस प्रकार के हैं उसके आधार पर ये दो शब्द जो है वो काम में लिए जाते हैं। समयुग्मजी एलीलों का ऐसा युग्म या युग्म विकल्पियों का, किसी भी जीन के किसी भी आनुवंशिक लक्षण का निर्धारण करने वाला जो जीन है उसके एलील का ऐसा युग्म जिसमें दोनों युग्म विकल्पी एक समान हो, उस स्थिति को हम समयुग्मजी कहते हैं। और जब दो युग्म विकल्पी जो मिलेंगे दो ही निश्चित रूप से, दोनों युग्म विकल्पी यदि समान हैं तो वो है समयुग्मजी, और दोनों युग्म विकल्पी असमान हैं तो वो होगा विषम युग्मजी स्थिति। अब इसमें उदाहरण से देखें, जैसे लंबाई के लक्षण का निर्धारण करने वाली जो एलील हैं उसके तीन तरह के पेयर या तीन तरह के युग्म बने। इसमें से ये देखें कैपिटल टी तो दोनों एक जैसे हैं, स्मॉल टी है तो भी तो दोनों एक जैसे ही हैं, तो ये समयुग्मजी हैं दोनों। जबकि ये जो है इसमें एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है, दोनों एलील एक जैसे नहीं है, तो वो क्या है, विषम युग्मजी। तो सीधी सी बात हम कह सकते हैं समयुग्मजी क्या होंगे, युग्म विकल्पी के एलील या किसी लक्षण का निर्धारण करने वाले युग्म विकल्पी जो होते हैं, युग्म विकल्पी के युग्मों में यदि दोनों युग्म विकल्पी एक समान हैं या किसी जीन के समूह है, जीन के युग्म में दोनों एलील एक समान है तो वो समयुग्मजी स्थिति है, और दोनों एलील यदि असमान हो तो वो विषम युग्मजी स्थिति कहलाएगी। ठीक है। अब इसमें समयुग्मजी जो है उसके लिए एक दूसरा शब्द, शुद्ध शब्द भी काम में लेते हैं। जैसे ये लंबा पौधा है तो इसमें दोनों के दोनों जीन लंबेपन के ही हैं,
ये बोना पौधा है तो दोनों के दोनों जीन बोनेपन के हैं, तो बोना है तो शुद्ध बोना है, लंबा है तो शुद्ध बोना लंबा है। जो कि ये देखें तो ये पौधा जो है वो लंबा होता है, लेकिन इसमें बोनेपन का भी लक्षण है, यानी इसमें मिलावट है, ये पूरी तरह से शुद्ध लंबा नहीं है। इसके लिए अशुद्ध शब्द भी काम में लिया जाता है, या इसके लिए संकर शब्द जो है वो भी काम में लिया जाता है। तो विषम युग्मजी अशुद्ध या संकर, ये स्थिति हम किसे कहेंगे? जब एलिल युग्म में पाए जाने वाले दोनों एलिल एक जैसे नहीं हों, असमान हों, तो वो तो स्थिति कहलाती है विषम युग्मजी स्थिति, और दोनों युग्म विकल्पी एक समान हो तो वो कहलाती है समयुग्मजी स्थिति। उसके बाद में दो शब्द और देखते हैं हम। एक है लक्षण प्ररूप, और एक शब्द आता है वो है जीन प्ररूप। अब इसके आधार पर सीधा सा है, कोई भी जीव जो है उसकी जो लाक्षणिक संरचना या बनावट है वो तो है उसका लक्षण प्ररूप, और उसकी जीनीय संरचना या आनुवंशिक संरचना है वो कहलाता है उसका जीन प्ररूप। लक्षण प्ररूप की यदि हम बात करें, बाह्य प्रतीति, जीव बाहर से दिखने में कैसा है, उसके लक्षणों का जिनका हमें अवलोकन कर सकें, उनको हम लक्षण प्ररूप कहेंगे। जैसे किसी पौधे को हम देखकर बता सकते हैं, ये पूछ लिया जाए ये पौधा लंबा है या बोना, तो उनकी तुलना करके हम देख कर बता देंगे कि ये 10 पौधे उगे हुए हैं, इनमें से 5 जो हैं वो तो लंबे और 5 हैं वो छोटे हैं, या 8 हैं लंबे और 2 हैं छोटे, बोने देख कर बता सकते हैं। पौधे के पुष्प का रंग, तो पुष्प के रंग को हम देखकर ये बता सकते हैं कि उसका रंग जो है वो बैंगनी है या फिर सफ़ेद है। फली का रंग हरा है या पीला है, देख के पता लग जाता है। फली की आकृति कैसी है, बीज की आकृति कैसी है, पुष्पों की स्थिति कैसी है, ये लक्षणों को देख के कर सकते हैं। मानव में त्वचा का रंग कैसा है देख के बता सकते हैं। ब्लड ग्रुप कौन सा है जांच कर ली, उसको जांच कर हमने बता दिया। तो ऐसे लक्षण जिनको हम बता सकें, यानी जिनकी जानकारी प्राप्त की जा सके, यानी जो बाह्य संरचना को दर्शाते हैं, वो तो है लक्षण प्ररूप। तो सीधा सही हो कह सकते हैं किसी भी जीव की बाह्य संरचना या भौतिक लक्षण जो उसके होते हैं, बाह्य लक्षण जो उसके होते हैं, वही क्या है उसके लक्षण प्ररूप हैं। दूसरा है जीन प्ररूप, ये आनुवंशिक संरचना होती है। जैसे यदि हम एक बात करें पौधे की कि एक लंबा पादप, अब आगे हम पढ़ेंगे, लंबा पादप जो है उसमें समयुग्मजी लंबा तो ये है, और एक और स्थिति विषम युग्मजी लंबा जो है वो ये स्थिति है, इसमें ये स्थिति आएगी, इसमें ये चीज मिलेगी। अब इसमें देखें तो एक पौधे को देखकर ये तो बता सकते हैं बोनापन, बोना जो पादप होता है वो इस तरह का होता है, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इसमें हम किसी भी पौधे को देखकर ये तो बता ही सकते हैं कि वो लंबा है या बोना है, ये तो बाह्य प्रतीति से पता चल जाता है, तो ये तो उसके लक्षण प्ररूप है। लेकिन ये जो संरचनाएं हैं यानी एलिल कौन से हैं उसमें, वो उसके जीन प्ररूप हैं। अब ये लंबा पादप है, तो इस स्थिति में देखें तो एक पादप जिसमें कैपिटल टी, दोनों के दोनों कैपिटल टी मिले तो भी पादप लंबा होगा, और एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी मिले तो भी पादप लंबा होगा। अब जीन संरचना दोनों की अलग है, ये तो समयुग्मजी या शुद्ध है, ये अशुद्ध है। तो शुद्ध और अशुद्ध को हम देखकर पता नहीं लगा सकते, वो तो उसकी जीनीय संरचना से पता चलता है। ये तो जीन हैं जो कोशिका के अंदर होते हैं, इनको देखा नहीं जा सकता, इन्हें हम इसके जीव की आनुवंशिक संरचना कहेंगे। तो ये तो है जीव की बाह्य प्रतीति, बाहर से दिखने में कैसे हैं, लंबा, बोना, या फिर गुलाबी, लाल, पीला, बैंगनी, सफ़ेद, हरा, गोल, झुर्रीदार, वो सारे लक्षण प्ररूप होते हैं जीव के। और जीनीय संरचना जो है या आनुवंशिक संरचना जो है उसको हम कहते हैं उसके जीन प्ररूप। जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये सारे जो हैं वो उसके जीन प्ररूप पे कहलाते हैं। तो लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप जो है उनको ध्यान में रखें, उनके आधार पर जो अनुपात निकाला जाता है वो लक्षण प्ररूप अनुपात या जीन प्ररूप अनुपात कहला देगा। इसी तरह से इसके बाद में एक और स्थिति या एक और परिभाषा जो है उसको हम देखते हैं, वो है प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। प्रभावी शब्द और एक शब्द आता है अप्रभावी, ये 9 और ये 10 यूं। तो प्रभावी और अप्रभावी किसे कहेंगे उस स्थिति को देखें हम। प्रभावी, ये प्रभावी शब्द लक्षण के लिए भी काम में लिया जाता है, या प्रभावी जीन या कारक इसके लिए भी काम में लिया जाता है। अब देखिए प्रभावी कारक क्या है, या प्रभावी जीन क्या है, या प्रभावी लक्षण क्या है। एक आनुवंशिक लक्षण के हमेशा क्या मिलते हैं, दो भिन्न भिन्न रूप मिलते हैं।
जैसे लंबाई के आधार पर लंबा और बौना। इनमें से, इन दो रूपों में से एक रूप जो है वो तो प्रभावी होता है, दूसरा रूप जो है वो अप्रभावी होता है। अब ये एक रूप प्रभावी है, दूसरा रूप अप्रभावी, उसका पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा प्रभावी है? तो उसके लिए उनके बीच में संकरण करवाते हैं। एक पूरी तरह से शुद्ध लंबा पौधा ले लिया और एक शुद्ध बौना पौधा ले लिया, उनके बीच में संकरण करवाया। उनके बीच में संकरण करवाएंगे तो उनसे जो संतान प्राप्त होगी, यानी अगली जो पीढ़ी बनेगी उसमें जो बीज बने हैं उन बीजों को उगाएंगे तो अगली पीढ़ी उग जाएगी। अब उस अगली पीढ़ी में हम देखेंगे कि उसमें लक्षण कैसे हैं, वो दिखने में कैसी है। तो ये चीज संकरण से ये चीज देखने में आएगी, प्रभाविता के नियम से ये चीज पूरी क्लियर होगी, जो हम पढ़ेंगे आगे उसमें ये चीज देखने में आएगी कि संकरण करवाने पर दो अलग अलग लक्षणों वाले जीवों के बीच में संकरण करवाया जाता है तो उनसे जो संतति उत्पन्न होती है उनमें दोनों में से कोई एक ही लक्षण प्रकट होता है, या तो ये या फिर ये। जो लक्षण प्रकट होता है संतान में, संतानीय पीढ़ी में, वही क्या है? प्रभावी लक्षण है। तो परिभाषा ध्यान में रखनी है आपको। तो इसके अनुसार तो सीधी सी चीज हो गई, प्रभावी लक्षण किसे कहेंगे? दो अलग अलग विपर्यासी रूप या विपर्यासी लक्षणों वाले पादपों के बीच में या जीवों के बीच में संकरण करवाकर जो संतति पीढ़ी प्राप्त की जाती है, जो संकर पीढ़ी प्राप्त की जाती है, उस पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है वही क्या है? प्रभावी लक्षण। अब संकरण से प्राप्त F1 पीढ़ी को, पहली पीढ़ी को हम कहते हैं F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी के जीवों में जो लक्षण पाया जाता है वो प्रभावी लक्षण है, और संकरण के द्वारा संकरण करवाने पर F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट नहीं होता वो अप्रभावी लक्षण है। उदाहरण से देखें, एक लंबा एक बौना, इनके बीच में संकरण करवाया तो निश्चित रूप से ही पहली पीढ़ी जो उत्पन्न होगी उसमें सारे के सारे पादप केवल लंबे होंगे। तो ये लंबेपन का जो लक्षण है वो क्या है? प्रभावी है। ये लक्षण प्रकट नहीं हुआ, दब गया, ये अप्रभावी है। इस लंबेपन का निर्धारण करने वाला जो कारक है वो क्या है? कैपिटल T, वो प्रभावी कारक है या प्रभावी एलील है। और बौनेपन का निर्धारण करने वाला कारक है स्मॉल t, ये अप्रभावी एलील है। तो सीधी सी चीज ये हो गई, यह प्रभावी और अप्रभावी लक्षण किसे गई? संकरण द्वारा उत्पन्न संकर संतति में या संकर पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है वो प्रभावी लक्षण कहलाता है, जो लक्षण प्रकट नहीं होता वो अप्रभावी लक्षण कहलाता है। प्रभावी लक्षण का निर्धारण करने वाला कारक जीन या एलील प्रभावी कारक जीन या एलील है, और अप्रभावी लक्षण का निर्धारण करने वाला कारक अप्रभावी कारक कहलाता है। ठीक है, तो इसमें प्रभावी लक्षण तो है लंबा और बौने में से लंबा, जो एक सारणी हमने पढ़ी थी 7 लक्षणों की कले, वही है। या फिर बीज के रंग में पीला और हरा, पीला प्रभावी है, हरा अप्रभावी। तो पीले और हरे पौधे के बीच में क्रॉस करवाएंगे तो पहली पीढ़ी में जितने भी पौधे उत्पन्न होंगे उनमें सब में बीजों का रंग जो है वो पीला होगा, इसलिए पीला प्रभावी है। लंबे और बौने पौधे के बीच में क्रॉस करवाया, पहली पीढ़ी में केवल लंबेपन का लक्षण प्रकट हुआ तो लंबेपन का लक्षण प्रभावी होगा। यदि सारे के सारे पौधे बौने होते, पहली पीढ़ी में बौनेपन का लक्षण होता तो फिर बौनेपन को प्रभावी मानते और इसको अप्रभावी मानते, लेकिन प्रकट तो ये हुआ इसलिए ये प्रभावी है, ये अप्रभावी है। तो इस तरह से ये दो प्रभावी और अप्रभावी स्थितियां, लक्षण या जीन कारक वगैरह जो हैं उनके बारे में देखा। इसके बाद में आगे कुछ और परिभाषाएं वगैरह जो है वो हम देखते हैं, जिसमें से एक परिभाषा जो है वो आती है 11 एकल संकरण, या इसको हम कह सकते हैं एक संकर संकरण, और एक परिभाषा इसमें आएगी द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण। अब इसका अर्थ क्या होगा उस चीज को देखें। मेंडल ने अपने जो प्रयोग करवाए थे उसमें हमने उनकी सफलता के कारणों में पढ़ा था। मेंडल ने एक समय पर केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, लेकिन हमेशा नहीं, कई बार उन्होंने 2 लक्षणों की वंशागति का भी अध्ययन किया था। जब केवल एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए संकरण करवाया जाता है तो उसे हम एक संकर संकरण कहते हैं, एक संकर संकरण। और जब 2 अलग अलग लक्षणों को एक साथ ध्यान में रखते हुए क्रॉस या संकरण करवाया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। मटर के पौधे में कुल 7 लक्षणों का चयन किया था मेंडल ने, उसमें जैसे एक लंबेपन का लक्षण है तो केवल लंबेपन के लक्षण को देख रहे हैं,
लंबे और बौने पौधे के बीच में क्रॉस करवाया, अगली पीढ़ी में जितने भी पौधे उगे उसमें ये तो है नहीं कि केवल लंबेपन का ही लक्षण है, फूल तो उसमें भी आएंगे, रंग उनका भी होगा, स्थिति उनको भी होगी, फल भी बनेंगे, बीज भी बनेंगे, लेकिन उन लक्षणों पर ध्यान ही नहीं दे, ध्यान में रखें केवल एक लक्षण को, तो ऐसी स्थिति में वो एक संकर संकरण है। और जब किसी प्रयोग में दो अलग अलग लक्षणों को एक साथ देखा जाए तो उसको हम कहेंगे द्विसंकर संकरण। जैसे पौधा लंबा है, एक तो लंबेपन का लक्षण ले लिया, एक फूल के रंग का लक्षण ले लिया, तो पौधा लंबा और उसमें पुष्प का रंग, जैसे एक लंबा पादप और उसमें पुष्प जो है वो कैसे हैं बैंगनी, और दूसरा पादप जो लिया उसमें पौधा जो है वो बौना है और उसमें फूल है सफेद रंग के, उनका क्रॉस करवाया। अगली पीढ़ी में जितने भी पौधे होंगे उनमें से छंटनी करेंगे दो लक्षणों के आधार पर कि लंबाई जो है वो कैसी है, फूल का रंग है वो कैसा है, तो उसके आधार पर दो लक्षणों के आधार पर हम सिलेक्शन कर रहे हैं, प्रयोग करवा रहे हैं, यानी दो लक्षणों की वंशागति एक साथ पढ़ रहे हैं तो वो क्या है, द्विसंकर संकरण। इसी तरह से एक दो परिभाषाएं किताब में और दी हुई मिल जाएंगी। त्रिसंकर संकरण, तीन लक्षणों की वंशागति को एक साथ ध्यान में रखा जाए तो त्रिसंकर संकरण, या फिर बहुसंकर संकरण, तीन से भी ज्यादा लक्षणों की वंशागति को एक साथ ध्यान में रखें तो वो बहुसंकर संकरण, लेकिन वो बहुत जटिल हो जाते हैं, अपने लेवल तक ये आता ही नहीं है। केवल एक संकर और द्विसंकर संकरण, इनको ध्यान में रखोगे। सीधा सा है परिभाषा जो है वो ये, एक लक्षण को, एक आनुवंशिक लक्षण को ध्यान में रखते हुए जो संकरण करवाया जाता है वो एक संकर संकरण कहलाता है, और दो अलग अलग लक्षणों को ध्यान में रखते हुए जो संकरण करवाया जाता है वो द्विसंकर संकरण कहलाता है। इसके बाद में एक दो परिभाषाएं जो हैं वो हमें और देखते हैं, वो है अगली परिभाषा नंबर 13, जनक पीढ़ी। अब ये संकरण चाहे एक संकर संकरण प्रयोग हो, द्विसंकर संकरण प्रयोग हो, मेंडल के प्रयोगों पर आधारित नियम जो है उनको हम कल पढ़ेंगे, आज ये हो नहीं पाएगा, तो कल हम ये जो प्रयोग वगैरह पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि मेंडल ने संकरण का जो प्रयोग करवाया उसमें पहली साल उन्होंने क्यारी में पौधे उगा लिए, उसमें से लंबे पौधे बौने पौधे उनके बीच में संकरण करवाया, और अगले साल अगली पीढ़ी प्राप्त की। जिस पीढ़ी में उन्होंने संकरण करवाया, यानी जिस पीढ़ी से उन्होंने प्रयोग की शुरुआत की, उस पीढ़ी को उन्होंने नाम दिया जनक पीढ़ी। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, पी पीढ़ी या पी जनरेशन जो है वो कहेंगे अंग्रेजी में, ये कह देते हैं। तो पी जनरेशन जो है वो क्या होगी, वह पीढ़ी या वे पादप या वे जीव जिनसे संकरण की शुरुआत की जाती है या जिन पर संकरण के प्रयोग करवाए जाते हैं वो जनक पीढ़ी के पादप कहलाते हैं। अगले साल उनसे जो पीढ़ी प्राप्त होती है वो कहलाती है प्रथम संतानीय पीढ़ी, जिसको हम शॉर्ट में दर्शाते हैं F1 पीढ़ी। प्रयोग वगैरह में हम लिखेंगे तो शॉर्ट में ये लिखेंगे F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन जो है वो इसको कहा जाता है, यानी फीलियल फर्स्ट जनरेशन ये हो गई। तो प्रथम संतानीय पीढ़ी, जनक पीढ़ी से, जनक पीढ़ी में संकरण करवाकर जो पहली पीढ़ी प्राप्त की जाती है उसे हम प्रथम संतानीय पीढ़ी कहते हैं, और प्रथम संतानीय पीढ़ी से आगे जो अगली पीढ़ी और प्राप्त की जाती है वो कहलाती है द्वितीय संतानीय पीढ़ी, और इस द्वितीय संतानीय पीढ़ी को हम दर्शाएंगे F2 जनरेशन से, फीलियल सेकेंड जनरेशन, ये दूसरी संतानीय पीढ़ी कहलाती है। तो इस तरह से ये F1 F2 P ये पीढ़ियां क्या हैं, इनको भी इस तरह से ध्यान में रखना होगा। इसके बाद में एक और एक एकर संकर संकरण अनुपात या मोनोहाइब्रिड रेशियो, और एक जो है वो कहलाता है डाईहाइब्रिड रेशियो। एक संकर संकरण प्रयोग जब करवाया, इनको हम कल पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। एकल संकरण प्रयोग से जो अनुपात प्राप्त होता है पौधों का कि कितने लंबे कितने बौने हैं, वो एक संकर संकरण अनुपात कहलाता है। द्विसंकरण से जो पौधों का अनुपात प्राप्त होगा, चाहे वो लक्षण प्ररूप के आधार पर हो चाहे जीन प्ररूप के आधार पर हो, वो उनका द्विसंकर संकरण रेशियो या अनुपात कहलाएगा। तो इस तरह से ये कुछ आनुवंशिक शब्द वगैरह जो हैं वो हमने पढ़े, नोट्स वगैरह के रूप में भी लिखवाए हुए हैं, आपको PDF के रूप में मिल भी गए होंगे। इन शब्दावली को विशेष रूप से ध्यान में रख लें। परीक्षा के लिहाज से देखें तो महत्वपूर्ण चीज जो बनती है उसमें आप एक तो इनको, इसमें अंतर से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। समयुग्मजी और विषम युग्मजी में क्या अंतर है, एक तो ये, तो इसके लिए इन दोनों को जरूर ध्यान में रखें। एक लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप में क्या अंतर है, इसको ध्यान में रखोगे, और एक प्रभावी और एक अप्रभावी लक्षण में क्या अंतर है,
मतलब कुल मिलाकर ये जितने भी परिभाषाएं 15-16 परिभाषाएं हमने जो पढ़ी हैं उसमें नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 6 परिभाषाएं जरूर से ध्यान में रखें। इसके अलावा एक और परिभाषा जो है वो आती है व्युत्क्रम संक्रमण। अब व्युत्क्रम संकरण जो है वो किसे कहेंगे? व्युत्क्रम का मतलब होता है बदलना। जब किसी पादपों में संकरण का प्रयोग करवाया जाता है तो उसमें जनक पीढ़ी के रूप में जो पादप हम काम में लेते हैं उसमें से एक नर के रूप में एक मादा के रूप में काम में लेंगे। जैसे प्रयोग की शुरुआत करवाते हैं तो एक लंबा पौधा लिया और एक बोना पौधा। लंबा पौधा मान लें नर के रूप में है तो बोना पौधा जो है वो मादा के रूप में हो गया। अब दूसरी स्थिति में हम उनका लिंग बदल दें, लंबा पौधा है वो मादा के रूप में और बोना पौधा नर के रूप में काम में लें तो उसे हम व्युत्क्रम संकरण कहेंगे। तो सीधा सा है जनक पीढ़ी के पादपों का लिंग बदलकर उनके मध्य जो क्रॉस करवाया जाता है, जो संकरण करवाया जाता है उसे हम व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। ये हम प्रयोग वगैरह पढ़ेंगे, एकल संकरण द्वि संकरण, वहां पर ये ज्यादा क्लियर होगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो हम जो आगे पढ़ेंगे उसकी तैयारी है एक तरह से। उसमें हम शब्द काम में लेंगे, एलील, युग्म विकल्पी, जीन, कारक, समयुग्मजीव, विषमयुग्मजीव, उनका अर्थ क्या होता है तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। तो उसके लिए इन शब्दों को समझना जरूरी है। पूरा विस्तार से हम बाद में उन शब्दों का व्याख्या जो है वो नहीं करते हैं, किताब वगैरह में उनकी व्याख्या नहीं दी हुई जाती है। उसमें तो जीन प्ररूप लिखा हुआ आता है, द्विसंकर संकरण लिखा आता है, विषम युग्मजीव लिखा आता है, उसका अर्थ क्या है वो ये शब्दावली के द्वारा आज हमने पढ़ा। आगे इस शब्दावली पर आधारित जो मेंडल के प्रयोग हैं उनको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।